Hello students. So in the previous lecture we were talking about the process of photosynthesis and we did focus on the light reaction. ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, आपने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, आपने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, आपने एटीपी का फॉर्मेशन किया, आपने एनएडीपीएच का फॉर्मेशन किया. ठीक है ना, याद है ना आपको? क्लियर है? सो नाउ इन दिस लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डार्क रिएक्शन एंड टू बी मोर स्पेसिफिक आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द डार्क रिएक्शन. तो आप इस लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू करोगे तब जाके वी वुड टॉक अबाउट डार्क रिएक्शन इन डिटेल्स. तो आज के लेक्चर में सिर्फ आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू. सो okay, so we have the dark reaction, which is also termed as the biosynthetic phase. As the biosynthetic phase या फिर स्ट्रोमा रिएक्शन, बिकॉज डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. तो आप इसको नाम दे सकते हो stroma reaction. Okay, it can also be termed as Blackman's reaction. इसको Blackman's reaction भी बोल सकते हो. ठीक है, या फिर it can be termed as photosynthetic carbon reduction cycle. Photosynthetic carbon रिडक्शन साइकिल, पीसीआर. ठीक है, पीसीआर भी कहा जाता है, नॉट दैट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस इज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल. ठीक है, नाउ डार्क रिएक्शन में बात तो हो चुकी, कार्बन फिक्सेशन होता है, ग्लूकोज बनता है. ओके, सो देयर इज CO2 एसिमिलेशन टेकिंग प्लेस. कार्बन का फिक्सेशन होता है और ये जो फिक्सेशन है ये तीन तरीके से हो सकता है. इट कैन अकर थ्रू 3 डिफरेंट पाथवेज. वन इज नोन एज द C3 pathway, then we have the C4 pathway, and then we have chem pathway. ठीक है, C3, C4 and chem pathway. So today we are going to have an overview of the C3 pathway. C3 pathway को Kelvin cycle कहा जाता है. C3 pathway में what do we have? We have the we also term it as the Kelvin cycle, or it can also be termed as reductive pentose pathway. Reductive पेंटोस पाथवे. ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी वुड बी टेकिंग द ओवरव्यू अबाउट द C3 पाथवे कि क्या होता है. डन. सो केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि केल्विन ने इसके ऊपर काम किया था. केल्विन एंड हिज कोवर्कर्स, दे वर्कड ऑन द होल प्रोसेस. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो केल्विन एंड हिज कोवर्कर्स स्टडीड क्लोरेला. ठीक है, उन्होंने क्लोरेला प्लांट यूज किया. Kelvin and his co-workers used chlorella and this chlorella was given carbon dioxide which was radioactively labeled. This chlorella was given carbon dioxide which was radioactively labeled. जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इस क्लोरेला को, okay, it was radioactive labeled. It was radioactively
active CO2. It was radioactive CO2. ठीक है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल CO2 दे रहे हो तो क्या बनेगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा। पर अगर आप रेडियो एक्टिव CO2 दोगे तो भी ग्लूकोज बनेगा, बट आप उस ग्लूकोज को, आप उस कार्बन को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इसीलिए आपने क्या दिया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरेला को दिया आपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसको आपने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया आपने, उसको रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दिया, सो दैट अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी फर्दर प्रोसेस में यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपने इसको दिया था। इन शॉर्ट, जैसे कि कोई चीज है, ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 1000 पीपल है, उसमें अगर आप पता लगाना चाहते हो कि यार आपके लोग कितने, आपकी फैमिली वाले कितने, तो आप आपकी फैमिली वालों को बोलो कि वो सब ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनेंगे और उस ग्रीन कलर की टी शर्ट पे आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, तो वो 1000 लोगों में अगर आपको आपकी फैमिली मेंबर्स को ट्रैक करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ग्रीन टी शर्ट कितने लोगों ने पहनी है और आपका नाम कितने ग्रीन टी शर्ट पे लिखा हुआ। तो ये क्या किया आपने, उन लोगों को, आपकी फैमिली मेंबर्स को क्या कर दिया, ट्रैक करने के लिए आपने लेबल कर दिया। तो उसी तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरेला में किस काम में आने वाला है, ये पता लगाने के लिए आपने उसको लेबल कर दिया, आपने उसको रेडियो एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब क्लोरेला के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका आउटकम क्या आएगा, इसका फेट क्या होगा, व्हाट इज द फेट ऑफ CO2, ऑफ दिस रेडियो एक्टिव CO2? द फेट ऑफ रेडियो एक्टिव CO2। ठीक है, ये पता लगाने के लिए दो मेथड्स यूज की जाती है। वन इज 2D क्रोमैटोग्राफी, वन इज 2D क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है, ये भी देखेंगे अपन। और जो दूसरी टेक्निक है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू टेक्निक्स वी कैन फाइंड आउट कि जो आपने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्लोरेला प्लांट में किस काम में आया है, किस फंक्शन में आया है, या क्या चीज बनाई है उसने। ठीक है, सो 2D क्रोमैटोग्राफी है और दूसरा है ऑटो रेडियोग्राफी। डन। नाउ आफ्टर 3 seconds of giving radioactive carbon dioxide to chlorella, it was observed that after 3 seconds of giving radioactively labeled CO2 to chlorella, it was observed that a 3-carbon compound is formed. A 3-carbon compound is formed. ठीक है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड जो बना है इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA, which is termed as 3PGA। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो क्लोरेला ने CO2 यूज किया, उस CO2 से क्या बना, उसने 3 कार्बन का कंपाउंड बनाया, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। So we are taking the overview of the Calvin cycle। तो यहां पे जो रिएक्शन होगा उसमें जो सबस्ट्रेट यूज किया जाता है वो सबस्ट्रेट होता है RUBP। ओके, RUBP is ribulose 1,5 bisphosphate। This is
रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। दिस इज द सबस्ट्रेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, आपको याद रखना है, दिस इज और 5 कार्बन कंपाउंड, मतलब RuBP मतलब रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ। CO2 जो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट डार्क रिएक्शन। तो ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। यहां पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो जब 5 कार्बन का कंपाउंड 1 कार्बन के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। तो यहां पे बनता है 6 कार्बन कंपाउंड which is highly unstable। तो जो पहला कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है, बट अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो जब ये 6 कार्बन कंपाउंड विच इज अनस्टेबल, जब उसको पानी दिया जाता है, वाटर दिया जाता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं when water is provided, तो ये स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में। दो कंपाउंड बनेंगे जिनके पास क्या होंगे? 3 कार्बन होंगे, क्योंकि दिस वाज 6 कार्बन कंपाउंड, सो इट गेट्स स्प्लिट इनटू 2 कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन ईच, ठीक है। तो इट स्प्लिट्स इनटू 2 compound or I can put it as it splits into 2 molecules. It splits into 2 molecules with 3 carbon each. 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और दोनों मॉलिक्यूल के पास क्या होगा? 3 कार्बन होंगे। तो जो कंपोनेंट है उसका नाम है 3-phosphoglyceric acid. The name of the compound is 3-phosphoglyceric acid. So we'll get 2 molecules of what? 3-phosphoglyceric acid. That is 3PGA. That is 3PGA. Done? Is it clear? तो ये जो प्रोसेस था, यहां पे आपने कार्बन यूज किया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ कार्बन, ठीक है। द स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो यहां पे मुझे क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल मिले, किसके? 3-phosphoglyceric acid के, and each molecule is 3 कार्बन, ठीक है। तो आपने 6 कार्बन से स्टार्ट किया था, अभी आपके पास कितने? 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर इज फॉस्फोराइलेशन। मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। अगर आप यहां पे देखो, रिबुलोज की बात करते हैं, तो यहां पे 2 फॉस्फेट अवेलेबल थे। एक फॉस्फेट था फर्स्ट कार्बन पे, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप था 5th कार्बन पे, ठीक है। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे भी दोनों मॉलिक्यूल्स के पास एक फॉस्फेट अवेलेबल है। तो अगर मैं एक और फॉस्फेट यूज करूंगा तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कितने फॉस्फेट हो जाएंगे? टोटल 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। सो व्हेन यू यूज ठीक है, so I use ATP and the step is going to be known as phosphorylation. क्योंकि यहां पे मैं ATP ऐड करूंगा। So when we add the ATP,
कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है, तो मुझे एटीपी कितने यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, सो आई नीड टू यूज 2 एटीपीज। तो चलो अभी यहाँ पे एटीपी लिखते हैं खाली, ठीक है। सो एटीपी जब मैं यूज करूंगा तो एटीपी से क्या मिलेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो यहाँ पे यूज में आ जाएगा कंपाउंड में। तो जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था अब वो क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 था तो अभी एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ओके, कितने मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। कितने कार्बन का कंपाउंड है, दिस आर ऑल 3 कार्बन कंपाउंड्स, 3 कार्बन ईच, 3 कार्बन ईच, ठीक है। अब क्या होता है, आपने फॉस्फोराइलेशन कर दिया, अब होता है रिडक्शन। तो जब भी कोई एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और वो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। आपको याद रखना है, जब भी कोई एसिड का आप रिडक्शन करोगे तो द एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो ये जो एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स एसिड के, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड, और उनमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो 1,3 से फिर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म गोइंग टू फॉर्म, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होगा, जो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो मैं लिखूंगा 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, डन, क्लियर है। तो रिडक्शन के लिए कौन सी चीज यूज करी जाएगी, तो रिडक्शन के लिए वी आर गोइंग टू यूज NADPH। किसको यूज करेंगे, NADPH को यूज करेंगे। तो जब NADPH अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, इसको डोनेट कर देगा एक्चुअली, तो ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये बन जाएगा NADP+। ओके, ये क्या बन जाएगा, NADP+ बन जाएगा, बिकॉज रिडक्शन हुआ है। तो NADPH का H यहाँ पे आ गया, तो अगर H यहाँ पे आ गया तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा। प्लस एक और चीज क्या हुई है, यहाँ पे ATP रिलीज हुआ है, दैट इज रिलीज ऑफ फॉस्फेट आउट ऑफ इट, इसलिए ये 1,3 से क्या हो गया, 3 फॉस्फो हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स, सो ये हो गए, ये भी हो गए 2 मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस अपन देख रहे हैं, ये कौन सी चीज के लिए देख रहे हैं, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन। ओके, और कार्बन फिक्सेशन में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है 6 कार्बन्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है 6 कार्बन्स। मैंने यहाँ पे कितने कार्बन यूज किए, मैंने 1 कार्बन यूज किया, 1 CO2 यूज किया। तो अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है, इफ आई वांट टू मेक ग्लूकोज, हाउ मेनी कार्बन्स आई नीड टू यूज, सो आई नीड टू यूज 6 कार्बन्स, ठीक है। इफ आई वांट टू मेक ग्लूकोज, बिकॉज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है तो आई नीड हाउ मेनी कार्बन, आई नीड 6 कार्बन्स। तो यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो यही प्रोसेस को अगर मैं बताऊं कि चलो अपन ग्लूकोज बना रहे, तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा, आई नीड टू यूज 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, मतलब सबस्ट्रेट कितने चाहिए, सबस्ट्रेट भी 6 चाहिए। 6 RuBP जब रिएक्ट करेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे मिलेंगे 12 मॉलिक्यूल्स, किसके, आई गेट 12 मॉलिक्यूल्स
ऑफ whom? ऑफ 3-phosphoglyceric एसिड, जो कि 6 और 6 दैट इज 12, ठीक है। तो आप दोनों को स्प्लिट कर दोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके? 3-phosphoglyceric एसिड के। समझ में आया कि नहीं आया? एक कार्बन डाइऑक्साइड से आपको 2 मॉलिक्यूल मिले थे, तो आप अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्प्लिट करोगे तो कितने मिलेंगे आपको? 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 12 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे भी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 12H2 ऐड करना पड़ेगा, 12H2O, ठीक है। यहां पे कितने एटीपी यूज करेंगे? 12 एटीपी यूज करेंगे। यहां पे कितने एडीपी मिलेंगे? 12 एडीपी, 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहां पे कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे मुझे? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 कार्बन ईच। हर एक मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन का होगा, ठीक है। यहां पे कितने NADP यूज करेंगे? 12। यहां पे कितने NADP प्लस मिलेंगे? 12, ठीक है। कितनी बार रिडक्शन होगा? तो 12 बार रिडक्शन होगा, ओके। और यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 12 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मिलेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल है, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे तो जगह नहीं है तो यहां पे मैं लिखूंगा, आउट ऑफ दिस 12 मॉलिक्यूल्स 2 molecules are used for formation of ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये लिखा है। तो हर एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, ठीक है। तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, तो मैं कितने मॉलिक्यूल यूज करूंगा? 2 मॉलिक्यूल यूज करूंगा, मतलब कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स बचे, उन मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाएगा? आपने जो 6 कार्बन थे, 2 मॉलिक्यूल जो आपने यूज किए, 2 मॉलिक्यूल किस प्रोसेस में आपने यूज किए? ग्लूकोज बनाने के लिए यूज किए। तो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स बच गए हैं, 10 मॉलिक्यूल जो बच गए हैं, वो 10 मॉलिक्यूल कौन से प्रोसेस में जाएंगे? Those 10 molecules are going to be used to regenerate ribulose 1,5-bisphosphate because it's a cycle। ये साइकिल है ना, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलना चाहिए। अगर सब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ग्लूकोज बना देते तो ये साइकिल तो यहाँ पे स्टॉप हो जाती। ये चीज कहां से आती फिर से? तो इसीलिए आपने क्या किया, जो 12 मॉलिक्यूल बनाए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, उसमें से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल को यूज किया आपने, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। बाकी के 10 मॉलिक्यूल किस काम में आने वाले हैं? सो बाकी के 10 मॉलिक्यूल जो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, 12 में से 2 आपने यूज कर लिए, तो आपके पास कितने बचे? 10 बचे, ठीक है। वो कौन से प्रोसेस में काम में आएंगे? सो दे आर गोइंग टू बी यूजफुल इन द प्रोसेस नोन एज रीजनरेशन। किसको रीजनरेट करना है? तो देयर इज रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 1,5-bisphosphate। देयर इज रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 1,5-bisphosphate, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे उसको रीजनरेट करने के लिए? वी आर गोइंग टू यूज एटीपी। उसको रीजनरेट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? एटीपी यूज किया जाएगा। ओके, सो दिस प्रोसेस वुड रिक्वायर एटीपी, ठीक है। समझ में आया? फिर से स्टार्ट करते हैं। आरयूबीपी और कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स आरयूबीपी के मिलके क्या बनाते हैं? एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कितने कार्बन कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? तो 6 मॉलिक्यूल्स हो गए इसके। 6 मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 कार्बन कंपाउंड, आई एम सॉरी, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 कार्बन कंपाउंड। फिर आप क्या करोगे? इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे। तो जब आप इस चीज को ब्रेक करोगे, तो यहां पे चलो अपन 6 ही लिखते हैं, दिस शुड बी 6 ओनली, ओके। तो क्या होगा? ये स्प्लिट हो जाएगा। तो 6 मॉलिक्यूल जब स्प्लिट हो गए, तो 6 स्प्लिट हो जाने से क्या मिलेगा आपको?
आपको 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड अगर स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब यू हैव 3 कार्बन, वैसे कितने हैं आपके पास? आपके पास 6 है, ठीक है। सो आई एम सॉरी, 6 कार्बन वाले आपके पास कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप उन्हें स्प्लिट कर दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 10 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है आपके पास, वन मॉलिक्यूल विथ 10 कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा इस मॉलिक्यूल को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन वाले हैं? 5 कार्बन वाले, आई गेट, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास 6 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाले हैं, ओके, और उसको मैं स्प्लिट करता हूं तो मुझे कितने मिलेंगे? मुझे 12 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ओके। कितने कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले, ठीक है। उसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इन 12 मॉलिक्यूल को आप ऐड करोगे 12 एटीपी, तो क्या मिलेगा आपको? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा। और ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे। मैं जब रिडक्शन करोगे, NADPH को लाके रिडक्शन करोगे, हाइड्रोजन इसको दोगे, तो ये 12 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। जब भी एसिड का रिडक्शन किया जाएगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा? इन 12 मॉलिक्यूल में से 12 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल, उसमें से 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स कौन से प्रोसेस में यूज किए जाएंगे? दे आर गोइंग टू यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल है, 12 में से 2 अगर आप यूज करोगे तो 10 मॉलिक्यूल जो बचेंगे वो किस काम में आने वाले? वो काम में आएंगे रिडक्शन, वो काम में आएंगे रीजनरेशन के। दे आर गोइंग टू बी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। और यहां पे यूज किए जाते हैं एटीपी, दे आर गोइंग टू बी यूज्ड 6 एटीपी इन दिस प्रोसेस। 6 एटीपी को इस प्रोसेस में यूज किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे आपने 12 एटीपी यूज किए, यहां पे आपने 6 एटीपी यूज किए, और यहां पे आपने 12 NADPH यूज किए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगा किसका? कार्बन फिक्सेशन का। तो ये एक ओवरव्यू था, दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। डिटेलिंग अभी बाकी है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको ये याद रखना है कि कितने NADPH यूज हो रहे हैं, कितने ATP यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इज इट क्लियर नाउ? 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो 6 को आप स्प्लिट करोगे तो 3-3 कार्बन वाले आपको 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे। नाम क्या होगा? PGA। फिर आपको फॉस्फोराइलेशन करना है, आपको ATP देना है। तो ATP देने के बाद क्या हो जाएगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो क्या बनेगा? आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड मिलेगा। जो 12 मॉलिक्यूल आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड के मिलेंगे, उसमें से 2 मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज बना के देंगे, और बाकी के 10 मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? रीजनरेशन के लिए। किसका रीजनरेशन करना है? इसका, क्योंकि ये कंटिन्यूस साइकिल है, दिस इज अ केल्विन साइकिल, इट हैज टू बी कंटिन्यूसली अकरिंग, ठीक है। डन। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे एटीपी कितने यूज किए अपन ने? तो यहाँ पे 12 एटीपी यूज किए, और यहाँ पे आपने 6 एटीपी यूज किए, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मेनी? 18 एटीपीज। और NADPH कितने यूज किए? तो 12 NADPH यूज किए यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं, फॉर फिक्सिंग या फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या फिर आप बोल सकते हो फॉर फॉर्मेशन ऑफ, और फॉर फिक्सेशन सिक्स CO2 मॉलिक्यूल, ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि कार्बन का ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है। तो 6 कार्बन, तो 6 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे। तो कितने ATP यूज किए जाते हैं? तो यूज किए जाते 18 ATP। हाउ मेनी ATPs? 18 ATPs आर बीइंग यूज्ड एंड 12 NADPH
आर यूज्ड। समझ में आ गया ना? तो दिस वाज फॉर 6 CO2। तो अगर पूछा जाता है हाउ मेनी ATP and NADPH are used for fixing one CO2, अगर एक CO2 फिक्स करना है तो कितने ATP और कितने NADPH की रिक्वायरमेंट है? तो आपका आंसर क्या होगा? सोचो। For fixing one ATP, I'm sorry, for fixing one molecule of glucose, one molecule of carbon dioxide, how many ATPs and how many NADPH are required? ठीक है? So आप इसको सॉल्व करना और आप सॉल्व करके मुझे बताना कि कितने ATP रिक्वायर्ड और कितने NADPH रिक्वायर्ड है। मैंने आपको बता दिया कि यार अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मतलब कितने CO2? 6 CO2। ठीक है, तो मैं अब आपको पूछ रहा हूं कि एक CO2 को अगर फिक्स करना है केल्विन साइकिल में, अगर आप एक CO2 यूज करते हो तो कितने ATP और कितने NADPH आप यूज करोगे? ठीक है, सो आप जब ये वीडियो लेक्चर देखोगे, वाला क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है। डन? क्लियर है? सो आज के लेक्चर में जो भी बात करी मैंने केल्विन साइकिल के बारे में, वो एक ओवरव्यू था, डिटेल्ड काम नहीं था। ठीक है, सो डिटेल्ड काम अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो उससे पहले आपको ये लेक्चर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उससे पहले आपको ये लेक्चर को प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, एक और बात, जो आपने इस प्रोसेस में केल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है, उसमें जो एक प्रोसेस फर्स्ट स्टेप जो था जहां पे आप कार्बोक्सिलेशन कर रहे थे, वहां पे एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम है रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में यूज में आ रहा था, कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में यूज में आ रहा था, और ये वर्ल्ड्स मोस्ट abundant एंजाइम है, वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। क्यों? क्योंकि एवरी प्लांट परफॉर्मिंग photosynthesis has this enzyme. Every plant performing photosynthesis is having this enzyme. ठीक है, तो ये कौन से स्टेप में यूज में है? जो फर्स्ट स्टेप जो आपका था कार्बोक्सिलेशन का, इसके एक्टिवेशन के लिए, इफ आई नीड टू एक्टिवेट इट, रुबिस्को को अगर एक्टिवेट करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए? तो इट रिक्वायर्स हाई CO2 अमाउंट। क्या चाहिए? CO2 का अमाउंट ज्यादा चाहिए, प्लस इट ऑल्सो रिक्वायर्स लाइट एंड इट रिक्वायर्स Mg2+, दैट इज मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो अगर रुबिस्को को एक्टिवेट करना है इस एंजाइम को, दिस इज एन एंजाइम, इसको अगर एक्टिवेट करना है तो व्हाट डू यू रिक्वायर हाई CO2 अमाउंट, लाइट एंड मैग्नीशियम आयंस। तो ये क्या काम करता है? ये कार्बन फिक्सेशन का काम करता है, कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में काम में आ रहा था। बट यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जब CO2 का लेवल कम हो जाता है, जब CO2 का लेवल कम हो जाता है, CO2 का लेवल जब कम हो जाता है, तो रुबिस्को इट वर्क्स एज, और इट स्टार्ट्स fixing oxygen when the level of CO2 decreases, क्योंकि इसके फंक्शनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? हाई CO2 अमाउंट चाहिए। अगर CO2 का अमाउंट कम हो जाता है तो रुबिस्को क्या करता है? रुबिस्को स्टार्ट्स फिक्सिंग ऑक्सीजन। नॉर्मली क्या फिक्स कर रहा है? नॉर्मली फिक्स करेगा CO2 फिक्सेशन, बट अगर CO2 का लेवल कम हो जाता है तो क्या करेगा? स्टार्ट्स फिक्सिंग ऑक्सीजन।
तो उस केस में आप रुबिस्को को क्या बोलोगे? इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ऑक्सीजनेस एंजाइम एज वेल। यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलेज था, तो अभी आप उसे ऑक्सीजनेस भी बोल सकते हो। अगर CO2 का प्रोपोर्शन कम है तो ये काम करता है एज ऑक्सीजनेस एंजाइम, और अगर CO2 का प्रोपोर्शन सही है तो वो काम करता है एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम, CO2 को फिक्स करता है। तो वी कैन ऑल्सो टर्म दिस एंजाइम एज डुअल एंजाइम। क्या करेगा? वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज डुअल एंजाइम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। मैंने फुल फॉर्म लिखा नहीं है तो फुल फॉर्म में यहां मेंशन कर देता हूं, रिबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। दिस इज रिबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड O से ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेज का काम वो कब करेगा? जब CO2 का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है प्लांट के पास, और ऑक्सीजनेस का काम कब करेगा? जब CO2 का प्रोपोर्शन कम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट, दिस वाज द ओवरव्यू अबाउट द केल्विन साइकिल। ठीक है, तो एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए आपको चाहिए 18 ATP और 12 NADPH। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए आपको कितने ATP और कितने NADPH चाहिए, ये आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे। ठीक है, सो जो आगे वाला लेक्चर आने वाला है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा, तो आपको इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ही आपको आगे वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मजा आएगी। ठीक है, क्लियर है? सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर। ठीक है, चलो बाय बाय।